नमस्कार। भाषा विज्ञान में हम विराम चिन्ह के अंतर्गत अवतरण चिन्ह के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने एक गहरा अवतरण चिन्ह किस किस जगह पर प्रयोग होता है वो देखा। उसके उपरांत दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से होता है उसको हम देख रहे थे। दोहरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह जो है उसका प्रयोग जब किसी व्यक्ति या विद्वान तथा पुस्तक के अवतरण या वाक्य का जो का तो उद्धृत किया जाए तो वहाँ पर दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसमें हम कुछ उदाहरण देखे थे, उसके आगे देखेंगे। अब तीसरा, व्याकरण, अलंकार आदि साहित्य विषयों के उदाहरणों में दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरणार्थ अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देखो यहाँ पर, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर उदाहरण को दर्शाने के लिए अलंकार जो है उसको उदाहरण के माध्यम से दर्शाने के लिए यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया गया है अनुप्रास अलंकार का, इसको दोहरे अवतरण चिन्ह लगाकर दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर दोहरा अवतरण का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण, राजा नगर में आए होंगे। यहाँ पर ये जो वाक्य है इसको दिखाने के लिए यहाँ पर दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यह वाक्य जो है यह संदेह सूचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर राजा नगर में आए होंगे कल्पना की गई है, इसलिए यह संदेह सूचक वाक्य है और यहाँ पर दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 4 नंबर, अगला उदाहरण, कभी कभी संज्ञा वाक्य के साथ जो मुख्य वाक्य के साथ आता है वहाँ पर दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखो, रबर काहे का बनता है यह बात बहुतेरों को मालूम नहीं। यानी कि मुख्य वाक्य के साथ दूसरा वाक्य जो है वहाँ पर आया है। कभी कभी संज्ञा वाक्य यानी कि संज्ञा वाक्य है यहाँ पर और उसके साथ मुख्य वाक्य के साथ यह वाक्य आया है, इसलिए यहाँ पर रबर काहे का बनता है यह बात बहुतेरे को मालूम नहीं। इस प्रकार के वाक्यों को दर्शाने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हिंदी भाषा में विराम चिन्ह के अंतर्गत अवतरण चिन्ह का प्रयोग उपर्युक्त दिए गए उदाहरणों के अनुसार किया जाता है। यानी कि अवतरण चिन्ह जो है उसका प्रयोग इस तरह के उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसके उपरांत हम अब भाषा विज्ञान के अंतर्गत मानक वर्तनी के नियम इसका अध्ययन करेंगे। मानक वर्तनी जो है, मानक भाषा मतलब साहित्यिक भाषा, साहित्य लेखन के योग्य भाषा, जो भाषा होती है परिनिष्ठित, उसे ही मानक भाषा कहा जाता है। जिसका साहित्य लेखन में उपयोग किया जाता है उस वैसी भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। और इस मानक भाषा के लिए व्याकरण के अनुसार कुछ नियम बनाए होते हैं। उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस नियमों का पालन नहीं होता है तो वह कुछ वाक्यों का, शब्दों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी कि व्याकरण के अनुसार उन सभी नियमों को पालन करते हुए उस भाषा का प्रयोग लिखते वक्त करना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस तासिका में हम अब
मानक वर्तनी के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तनी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शब्द के वर्ण, उनका क्रम तथा उच्चारण विधि। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। यानी कि हम जब कुछ लेख लिखते हैं या कुछ कविताएं लिखते हैं तो उस लेख को लिखते समय या कविता को लिखते समय जिन नियमों का पालन करते हैं, जिस प्रकार से लिखा जाता है उसकी कुछ लिखने की रीति होती है, उसे हम वर्तनी कहते हैं। यानी कि क्रम अनुसार वाक्य का गठन उसमें होना जरूरी होता है। तो लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, जिसे स्पेलिंग अंग्रेजी में कहा जाता है। किसी भाषा की समस्त ध्वनियों के सही उच्चारण के लिए उसकी वर्तनी में एक रूपता का होना आवश्यक होता है। यानी कि हम लिखते हैं तो ध्वनियों के सही उच्चारण के अनुसार उसकी वर्तनी जो है उसमें एक रूपता का होना आवश्यक होता है। और वर्तनी की विविधता के कारण लेखन में कई प्रकार की उलझनें आ जाती है। यानी कि हम अगर गलत वाक्य लिख देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी उलझनें पैदा हो जाती है और समझने वाला ठीक तरह से समझ नहीं पाता। बहुत प्रकार की समस्याएं वहाँ पर निर्माण हो जाती है। कई बार वर्तनी की अशुद्धि के कारण अर्थ के स्थान पर अनर्थ हो जाता है। इसलिए वर्तनी का सही क्रम होना बहुत जरूरी या आवश्यक होता है। यानी कि व्याकरण के अनुसार बहुत सारे नियम बनाए होते हैं। उन नियमों का पालन लिखते वक्त करना चाहिए। उन नियमों के अनुसार अगर लिखा होता है तो वह जो लिखा हुआ होता है वह सही ढंग से पाठक समझ सकते हैं, वरना बहुत सारे समस्याओं का सामना पाठकों को करना पड़ेगा। इसलिए वर्तनी का सही क्रम होना यहाँ पर ज़रूरी होता है। हिंदी वर्तनी की अनेक रूपता और इससे उत्पन्न दोषों के निराकरण के लिए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित हिंदी भाषा की वर्तनी संबंधी महत्वपूर्ण नियम निम्नानुसार या इस प्रकार है। देखिए, आगे हम नियमों को देखते हैं। मानक वर्तनी के नियमों में पहला नियम जो है वह है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप। यह देखिए यहाँ पर कैसे होते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप जो है वह खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जा सकता है। यानी कि हम जब कुछ दो शब्दों को जोड़ते हैं तो किसी शब्द की जो खड़ी पाई जो होती है उसको हटाकर वह शब्द संयुक्त बनाया जाता है। यानी कि उदाहरणार्थ यहाँ पर प्यास शब्द है, न्यास शब्द है, सभ्य है, रम्य है। इन सभी शब्दों में जो पहला वाला शब्द है प्यास, उसमें प जो शब्द था उसकी खड़ी पाई हटाकर प को या के साथ जोड़ दिया, यहाँ पर प्याज बना, तथा न की खड़ी पाई हटाकर न्यास संयुक्त रूप बना दिया गया। तथा सभ्य, इस शब्दों में 3 शब्द थे तो यहाँ पर भ शब्द जो था उसकी खड़ी पाई हटाकर य के साथ जोड़कर उसका संयुक्त रूप बनाया। इस प्रकार खड़ी पाई वाली व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए। यह मानक हिंदी वर्तनी के नियमों में पहला नियम है। इस प्रकार खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर किया जाता है या बनाया जाता है। अगला दूसरा नियम संयुक्त र।
संयुक्त र के प्रचलित तीनों रूप जो है वह यथावत रहेंगे, यानी कि जैसे थे वैसे ही रहेंगे। उदाहरणार्थ प्रकार, धर्म, राष्ट्र आदि। यानी कि यहाँ पर ये जो संयुक्त र है, यानी कि प्रकार को यहाँ पर र जोड़ा गया, तथा धर्म में यहाँ पर र का उपयोग जो है वहाँ पर म के साथ संयुक्त हुआ है, तथा राष्ट्र में यहाँ पर ट्र में यहाँ पर र संयुक्त रूप है। ये जो प्रकार तीनों प्रकार है, इसमें ये तीनों प्रकार जो है यथावत रहेंगे, उन जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इस प्रकार का मानक वर्तनी के नियमों में दूसरा नियम है। तीसरा नियम, विभक्ति चिन्ह। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनामों को छोड़कर शेष सभी प्रसंगों में अलग लिखे जाए। यानी कि जो विभक्ति चिन्ह है, ने को से हमने देखा कारक चिन्हों में विभक्ति चिन्ह होते हैं, उसमें ये जो विभक्ति चिन्ह है, ये सर्वनामों को छोड़कर शेष सभी जगह पर या प्रसंगों में अलग लिखे जाए। इस प्रकार के नियम जो है मानक हिंदी वर्तनी के नियमों में बनाया गया है। उदाहरणार्थ, राम ने रावण को सरकार के लिए आदि। इस तरह के विभक्ति चिन्ह जो है वह उसके नियम मानक हिंदी वर्तनी के नियमों में बनाए गए हैं। चौथा नियम, विभक्ति चिन्ह और सर्वनाम। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के साथ मिलकर लिखे जाने चाहिए, ऐसा मानक हिंदी के नियमों में नियम बनाया गया है। उदाहरणार्थ, मैंने, उसको, इसमें आदि यह उदाहरण है। तथा सर्वनामों के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए। यानी कि पहला जो विभक्ति चिन्ह है वह मिलाकर लिखा जाना चाहिए और दूसरा जो है वह पृथक अलग अलग लिखा जाए। ऐसा नियम जो है वह मानक हिंदी वर्तनी के नियमों में बनाया गया है। उदाहरणार्थ, इनमें से, यानी कि यहाँ पर पहला जो है उसे एक जगह पर लिखा गया है, तथा दूसरा इनमें से यहाँ पर अलग लिखा गया, उसके लिए आदि। यानी कि इस प्रकार के नियम जो है सर्वनामों के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर तो दूसरा पृथक लिखा जाए। अगर दो विभक्ति चिन्ह होते हैं तब इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऐसा मानक हिंदी वर्तनी के नियमों में बताया गया है। इसके आगे पांचवा नियम जो है वह संयुक्त क्रियाएं है। मानक हिंदी वर्तनी के नियमों में संयुक्त क्रिया में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएगी। मतलब सभी अंगीभूत क्रियाएं जो है वह अलग अलग प्रकार से लिखी जाएगी। उदाहरणार्थ, कर सकता है, पढ़ा करता था, खाया करता है आदि। इस प्रकार मानक हिंदी वर्तनी के नियमों में इस प्रकार के नियम जो है वह देखे जाते हैं। उसके आगे के जो नियम है मानक हिंदी वर्तनी के नियम, वह हम अब अगली तासिका में देखेंगे।